हेलो जी। देखो ये थोड़ा सा बिफोर टाइम मैंने जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं ये बिफोर टाइम शायद मैंने स्ट्रीम ऑन कर दिया है। तो ठीक 10 मिनट तक आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट के सेशन को स्किप कर सकते हो। 10 मिनट बाद हम शुरू करेंगे क्योंकि शायद बच्चे लोग अभी आए नहीं हैं तो आई कांट स्टार्ट, और गलती से मैंने जल्दी स्ट्रीम को ऑन कर दिया है। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे शाम को बाद में, तो आप 10 मिनट का ये सेशन स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो। हेलो सावी अरोड़ा जी, कहाँ से हो सावी आप? जय श्री कृष्णा। प्रशांत पुरी जी, रिया वर्मा, जय श्री कृष्णा, नेहा यादव, गुड इवनिंग। प्रशांत जी, जय श्री राम। झा साहब पंजाब से, अरे वाह, पंजाब तो हो तुसी, ਵਧੀਆ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ सावी? सचिन झा, साक्षी और कशिश। हेलो कशिश, सर ज्वाइन मी इन अ ग्रुप। ओके कशिश, करते हैं। रिया वर्मा जी, सर जी तबीयत कैसी? तबीयत एकदम बढ़िया यार, एकदम अच्छा। प्रज्ञा श्रीवास्तवा जी। चलो, अभी वैसे टाइम, मैं बिफोर टाइम आ गया हूँ तो अपन लोग थोड़ा सा एक वेट कर रहे हैं। 5:30 का अपना टाइम था, 5:35 तक हम लोग वेट करेंगे सबका, फिर अपन स्टार्ट कर देंगे, राइट? पटियाला तो, अरे वाह जी, पटियाला ਵਧੀਆ यार। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪੈਗ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਬੜੇ, ਹਨਾ? ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਲਾ ਛੱਡੀ ਦਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੰਗਰ ਦਾ? ਇਟਸ ਚਮਕੀਲਾ। मूवी बहुत सोहनी है पर दिलजीत नहीं सोहना दिसिया ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜੱਚਦਾ है मुंडा। रिचा जी गुड इवनिंग। सचिन झा सर, प्लीज़ एक टाइम फिक्स कर लीजिए एग्ज़ाम तक, बस शाम में ही ले लीजिए अब क्लास। तो फिक्स तो है, शाम को कर तो दिया आपको। और आप नहीं नहीं नहीं, क्योंकि क्या है कि जो रेगुलर बच्चे हैं वो तो सुबह में आते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप रिकॉर्डेड देखिए शाम को दोनों टाइम, ठीक है? अगर सुबह हो जाता है तो भी रिकॉर्डेड शाम को देखिए। शिफा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिफा। ओ पटियाला पैगला छड़ी दा। आपको ग्रुप में, अच्छा डाउट्स ग्रुप में ज्वाइन करना है कशिश आपको? हाँ डाउट्स ग्रुप में ज्वाइन करना है, कर देंगे जी। डाउट्स ग्रुप में जिसको भी ज्वाइन होना है, मैं एक नंबर वापस से दे रहा हूँ, 96806, ये मेरा नंबर है। सिर्फ ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें, बाकी टाइम पास के लिए नहीं। 10072। अगर इफ़ यू वांट टू, और वो पता है बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर, बच्चे लोग डिस्कस करते हैं, कोई डाउट भेजता है, फिर दूसरा बच्चा आंसर करता है, तीसरा आंसर करता है, चौथा आंसर करता है, कभी कभी मैं भी करता हूँ। गुड इवनिंग भूमि, हाउ आर यू? सर मुझे भी, हाँ जी। यस, ओके, ठीक है। आप एक मैसेज डालना, आपका नाम, आप कहाँ से हो, और फाउंडेशन स्टूडेंट एंड एडमिन डाउट ग्रुप, तो आई विल ऐड यू, ठीक है? तो हो ओ हो इश्क तेरा तड़पावे। मैंने मैसेज किया था, हाँ जी हाँ जी, आपने मैसेज किया था, मैंने देखा था कशिश। बट वो अभी, वो ये शाम को करता हूँ यार। अमन जी, अमन जी आ गए आप, अमन जी जय श्री कृष्णा। आपका बड़ा इंतजार रहता है यार, आपके डाउट ऐसे ऐसे होते हैं कि पूछो मत। आप बिल्कुल एकदम पगला जाते हो। पर मजा आता है, ठीक है। वेरी गुड सचिन झा सर, आप तो हर टाइम एक्टिव रहते हो हमारे लिए, थैंक्स।
नहीं रहता यार एक्टिव हर टाइम, बट मैं ग्रुप में करता हूँ आंसर कभी कभी। जय श्री कृष्णा अनीता। जय श्री कृष्णा जी। परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट। स्टार्ट करें जी। अमन जी ने सेलर को मार दिया। चलो चलो जी, अब हम शुरू। आप सिर्फ आपको एक शब्द लिखना है स्टार्ट, और हम स्टार्ट कर देंगे, राइट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ डिस्कशन, चलो जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा मयंक जी, जय श्री कृष्णा प्रशांत पुरी जी। चलिए जी सरोरा, प्रज्ञा जी। चलिए चलिए जी शुरू करते हैं। चलो 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 जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी शुरू करते हैं जी। ओके। हाँ, हमने कल जो डिस्कशन किया था, कल के डिस्कशन में हमने अनपेड, पहले हमने डिस्कस किया था कि यार अनपेड सेलर क्या होता है, एक एक अनपेड सेलर क्या होता है, और एक सेलर अनपेड सेलर कब बन जाता है। तो अपन ने कुछ चर्चाएं की थी, 4-5 पॉइंट्स थे कि उसकी पेमेंट नहीं आई है, सामने वाले की पेमेंट आ गई है चेक से लेकिन चेक बाउंस हो गया है, पेमेंट आ गई है बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है डिसऑनर हो गया है। ठीक है, हमने माल बेचा ही नहीं उधार पे उसको, लेकिन वो पैसे ही नहीं दे रहा है, तो वो बोलता है बस अभी ला के देता हूं, तो वो लाया ही नहीं अभी तक, तो हम जब तक वो लाएगा नहीं तब तक अनपेड सेलर है। हेलो मिस्टर आनंद, जय श्री कृष्ण। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर राइट ऑफ अनपेड सेलर में हमने दो तीन राइट्स देखे थे, राइट ऑफ लीन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांसिट, माल को रास्ते में रोकना, माल को रास्ते में मार्ग में रोकना। तो ये कब रोका जाता है, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ध्यान रखना सिर्फ एक ही कारण है कि माल को रास्ते में रोका जा सकता है, और वो कारण क्या है कि माल माल सॉरी जो वो है वो हो जाता है, अरे बाबा, बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। और तीसरा था राइट ऑफ रीसेल, आप अगर उसको पुनः विक्रय करना चाहते हैं, दोबारा बेचना चाहते हैं, बिल्कुल बेचो, लेकिन उसे एक नोटिस दे दो कि भाई तेरे पैसे नहीं आए हैं, अगर 15 दिन में और पैसे नहीं आए, यानी कि उसे एक वार्निंग नोटिस दो। ठीक है, लेकिन अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो वार्निंग नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत माल को बेच सकते हो। और अगेंस्ट बायर कुछ राइट्स थे, ये डिस्कस किया था। अब अब एक छोटा सा पॉइंट पॉइंट इस पोर्शन के अंदर और रह गया, दैट इज बायर के पास क्या क्या राइट होते हैं अगेंस्ट सेलर। टुच्ची सी बात है, ये जो बायर के राइट्स है ना सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बस लिख कर खत्म कर देते हैं ताकि ऐसा हो जाएगा कि हमने इसको भी पढ़ लिया है। तो मैं सब मान के चलूंगा और एक्सपेक्ट भी करूंगा कि आप साथ साथ लिख रहे हैं। बायर्स राइट अगेंस्ट सेलर, बायर्स राइट्स अगेंस्ट सेलर। सेलर के अगेंस्ट बायर को क्या क्या राइट्स होते हैं। हेलो अरीशा जी, राधे राधे। कैसे हो अलीशा। डैमेजेस फॉर नंबर वन, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। आप एक बार इसको लिख लो, फिर इसको मुश्किल से 3 मिनट में डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू, इंग्लिश में टू को क्या बोलते हैं, चू बोलते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फाइन, वेरी गुड जी, फाइन ही होना चाहिए। 3, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी।
Number 4, suit for recovery of price. Suit for recovery of price and interest. ठीक है, ये 4 राइट्स है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? कैसी है? नहीं नहीं, तबीयत एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट परफेक्ट। चलो, लिख चुके? क्या लिख चुके? डिस्कस करें, इसको डिस्कस करके खत्म कर देते हैं। चलिए जी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप लिख चुके हैं। बायर्स राइट अगेंस्ट सेलर, सेलर बायर के अगेंस्ट, सॉरी, सेलर के अगेंस्ट बायर के पास क्या राइट होता है? बायर के पास क्या राइट हो गया? प्रैक्टिकली सोचो, आपने माल के पैसे दे दिए। यस सर, ओके, आपने माल के पैसे दे दिए, उसने बोला ठीक है मैं डिलीवर करता हूं, करता हूं, अभी तक डिलीवर ही नहीं किया उसने। डिलीवर अभी देखो, जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स एक क्या है, मिस्टर एक्स क्या है? मैन्युफैक्चरर है। वाई क्या है? होलसेलर है। और जेड क्या है? रिटेलर है। वाई ने एक्स को बोला कि मुझे 2000 फैन बना के दो आप। वाई ने एक्स के साथ डील किया, एक्स ने बोला 100 रुपए का एक पंखा बना के दूंगा, तो टोटल कितने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया? 1000 का एक पंखा बना के दूंगा, तो 20 लाख का। वाई ने बोला पैसे की चिंता मत करो, इसने मैन्युफैक्चरर ने बोला नहीं 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 नहीं, पैसे एडवांस लेते, चिंता वाली बात ही नहीं है, ये लो एडवांस। 20 लाख रुपए इसको पकड़ा दिया। 3 महीने की ड्यू डेट ली, जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मार्च तक दे देना था। अब मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो कि जो होलसेलर है वो 2000 पंखे अपने घर में लगाएगा क्या? नहीं, इधर वो 2000 पंखे के लिए ऑर्डर दे रहा है और इधर से वो मार्केट में निकल गया है छोटे छोटे रिटेलर से ऑर्डर लेने। तो रिटेलर भैया तुम इस सीजन में, अभी जैसे गर्मियां आई है पंखे बेचेंगे लोग, तो तुम, उसने बोला भाई साहब 10 मेरे लिख दो। कोई बड़ा रिटेलर है उसने बोला 50 पंखे बेचूंगा, 50 लिख दो। एक रिटेलर है बोलता है 6 से ज्यादा मेरे से बिकते नहीं। एक रिटेलर बोलता है कि 25 30 30 लिख दो। तो ऐसे 25 30 50 ऐसे करते करते सबसे ऑर्डर लेकर आया 2000 पंखों का। और यहां उनसे एडवांस भी इसने पकड़ लिया और इधर इसने एडवांस दे दिया कि भैया पंखे दो। अब मान लो कि मार्च तक को डिलीवर करना था, तो मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून आ गया, अरे बारिशें आ गई, तो ये रिटेलर इसके सिर पे चढ़ के नाच रहे हैं होलसेलर के। वो कह रहे भैया हमारा पैसा वापस करो। न सिर्फ पैसा वापस करो, कॉम्पनसेशन भी तो, हमें नुकसान हुआ तुम्हारी वजह से, हमें बाजार से पंखे खरीदने पड़े, वही पंखा हमने बाजार से 1300 रुपए में खरीदा, तुम टाइम पे देते तो 1000 में मिलता, 300 रुपए का नुकसान हुआ। तो अब होलसेलर ने क्या किया, इनकी नुकसान की भरपाई कर दी, लेकिन इनकी नुकसान, मान लो कि होलसेलर ने सबका नुकसान मिला के 3,50,000 रुपए नुकसान भर दिया। तो अब ये 3,50,000 रुपए ये मैन्युफैक्चरर से वसूल कर सकता है। यहां पर होलसेलर क्या है? बायर है, और मैन्युफैक्चरर कौन है? सेलर है। भाई अगर उसने डिलीवरी नहीं की है टाइम पे, उसने जून जुलाई में दिया, अरे भाई तुम जुलाई में दे रहे हो, गुड इवनिंग हिमांशु, आप जुलाई में दे रहे हो, अगले ने तो मार्च का बात करके रखा हुआ है आगे। तो आपसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस आधार पर मैंने किसी और से कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने ब्रीच किया, मुझे थोड़ी ब्रीच करना है, मुझे तो उनको उनका नुकसान भर देना है। मैंने उनका नुकसान भर दिया, तो जो मुझे नुकसान भरना पड़ गया है आपकी नॉन डिलीवरी की वजह से, तो आपको वो नुकसान मुझे भरना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी सिंपल कि डैमेजेस, डैमेजेस मीन्स व्हाट? कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर आप माल डिलीवर नहीं कर रहे हैं और या समय पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो बायर को अधिकार है कि भैया सेलर के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मान लो सेलर ने मना कर दिया, जा तुझे मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता, और आगे आपकी कहीं ना कहीं साख जुड़ी हुई है, आपकी गुडविल पे बात है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो और कह सकते हो कि कोर्ट इन्होंने मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा करवा के दो।
तो गवर्नमेंट ने बोला कॉम्पनसेशन ले लो, नहीं नहीं सर कॉम्पनसेशन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने सामने ऐसी जगह डिलीवरी देने की बात करी है जहां पर मुझे मेरे मेरे अस्तित्व को खतरा है, मेरे एग्जिस्टेंस को खतरा है। अच्छा, तो कोर्ट क्या बोलेगी, अरे भाई क्या क्या बोला था इसने कि सर मेरे को बोला था 2000 पंखे बना के देने को, तो काय को नहीं बना रहे हो? अरे सर बदतमीजी करता है सर। नहीं नहीं वो ठीक है, बदतमीजी छोड़ो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने पैसे लिए? हाँ लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसे ही परफॉर्म करो, इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मैन्युफैक्चरर कह रहा है सर मैं इसको कॉम्पनसेशन दे रहा हूं ना, नहीं 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 नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट किया वही परफॉर्म करो, ये हमारा आदेश है। अगर कोर्ट ने ऐसे निर्देश दे दिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, इसका मतलब यहां पर क्या है कि अगला डिलीवरी कर ही नहीं रहा है। पहले वाले केस में क्या था, डिलीवरी कर रहा है लेकिन लेट कर रहा है, या उसने डिलीवर नहीं किया और मैं मान गया, मैं था वाई, मैं था होलसेलर, मैं मान गया ठीक है आप तो मेरे खर्चे की भरपाई कर दो, मेरे को नहीं चाहिए पंखे, लेकिन मैंने क्या बोला, खर्चे की भरपाई से मुझे मतलब नहीं, मुझे पंखे ही चाहिए। तो मैं कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता हूं कि सर खर्चे से काम नहीं चलेगा, मुझे पंखे ही चाहिए। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी को परफॉर्म कराने के लिए सूट फाइल करना। नंबर 3, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी अपन ने बात किया था, वारंटी क्या होता है? कंडीशंस और वारंटीज। कंडीशंस क्या होता है? बेसिक फीचर होता है, जबकि वारंटीज क्या होते हैं? एडिशनल फीचर। अगर एडिशनल फीचर उसका काम नहीं कर रहा है, मैं एक गाड़ी खरीद के लाया और उसका हॉर्न काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसके पास जा सकता हूं कि भैया हॉर्न ठीक कर, वो कहता है भैया हॉर्न तो मेरे पास खत्म हो गया है, तू वहां से डलवा ले। तो मैं जहां से भी डलवाऊंगा तो उतना पैसा मैं इससे लेकर उसे दूंगा, क्योंकि इसको मैं सारी फैसिलिटीज के पैसे दे चुका हूं। बराबर है ना बात? तो ये पॉइंट यही बोल रहा है कि अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो वहां पर आपको रेमेडी के लिए, यानी कि आपको क्या उपचार मिलेगा? उपचार ये मिलेगा कि या तो वो सुधार कर देगा, या फिर वो सुधार नहीं पाता है तो पैसे देगा ताकि आप सुधरवा लें। यानी कि अगेन कॉम्पनसेशन की बात है। सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस एंड इंटरेस्ट। भाई सीधी सी बात है, आपने क्या किया, एडवांस पेमेंट कर दिया किसी को और वो माल दे ही नहीं रहा है, माल दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है, फाइनली उसने हाथ खड़े कर दिए कि यार भाई साहब माल पीछे से ही नहीं आ रहा, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको कितना एडवांस दिया था? सर आपने मुझे दिए थे 10 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, ये 10 लाख वापस, ये लो सर। नहीं नहीं एक मिनट रुको रुको, ये 10 लाख आपको दिए 3 महीना हो गया, और ये 10 लाख मैंने अपनी जेब से नहीं दिया सर, ये मैंने बजाज फाइनेंस से लिया था, और बजाज फाइनेंस मुझ पर 2% चार्ज करता है इंटरेस्ट। तो 2% कितना हुआ सर 10 लाख का? 20,000। तो 20,000 3 महीने का मुझे ब्याज देना पड़ा आपकी वजह से, प्लस 10 लाख। 10 लाख जो मैंने आपको दिया था वो मुझे वापस दो, प्लस आपकी वजह से 10 लाख, प्लस मुझे ब्याज कितना देना पड़ गया? 60,000 का। तो अब आप मुझे कितना पैसा दोगे? 10,60,000 रुपए। तो न सिर्फ प्राइस के लिए बल्कि उसकी ब्याज के लिए भी आप सूट फाइल कर सकते हो अगर सेलर ने डिफॉल्ट किया है तो। कितने लोग को समझ में आते हैं ये 4 पॉइंट्स? पहला, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, या डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन टाइम, 2 पॉइंट्स इसी में निकलते हैं। तीसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। चौथा, रेमेडीज। तीसरा, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया, अंगूठा दे देना, क्लियर हो गया। तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया, तो फिर आप डैमेजेस या कॉम्पनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हो। एंड नंबर 4 इज सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस एंड इंटरेस्ट। आपने भैया हमें ना तो माल दिया ना कुछ दिया, आप हमें पैसे दो। वो बोलता है ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे क्या होता है यार, हम नहीं देते पैसे, चल फिर कोर्ट। तो कोर्ट में सूट करेंगे। अब जब कोर्ट में सूट करेंगे तो न सिर्फ अपना पैसा वापस लेंगे बल्कि कोर्ट हमें हमारा ब्याज भी दिलाएगा जो इसकी वजह से खर्च हुआ है। तो दिस इज व्हाट कि बायर को क्या क्या राइट होते हैं अगेंस्ट सेलर। तो अपन बड़े आराम से लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। चलिए, अब इसी पोर्शन में ना एक छोटा सा टुकड़ा और दिया है, दैट इज ऑक्शन सेल। इसको भी समझ लेते हैं। ऑक्शन सेल, AUCTION, ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल। ओके, वेरी गुड 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 वेरी गुड। चलो, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल समझते हैं क्या? ऑक्शन मतलब नीलामी होती है यार, हिंदी में नीलामी। तो इसमें आपको बताने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इसमें मुझे आपको बताना है वो आपको पहले से पता होता है। दिस इज नीलामी।
अगर मैं नीले कलर का होता तो मैं क्या बोलता? नीला मी। अगर मैं ब्लू कलर का होता तो मैं क्या बोलता? नीला मी। वही है ये ऑक्शन। सर एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है सर, प्लीज एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो फर्स्ट पॉइंट पे आपका ध्यान नहीं था, मैंने बहुत अच्छे से पूरा एग्जांपल लिया है भाई। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर आपको सामने वाला माल डिलीवरी नहीं कर रहा है, आपने पैसे दे दिए, तो आप उससे कॉम्पनसेशन की डिमांड कर लो, दैट्स इट, यही पॉइंट था। नीला मी, कौन सा मी? नीला। अगर मैं ब्लू हूं, जैसे पानी होता है, ब्लू है पानी पानी, ऐसे ही मी, मी ब्लू, नीला मी। ओके चलो, चलो जी। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल क्या होता है? नीलामी होती है। नीलामी कैसे होती है? जैसे अपन देखते हैं ना कि कोई भी माल को रखा जाता है, उसकी एक रिजर्व प्राइस होती है। रिजर्व प्राइस का मतलब क्या होता है? जिसके नीचे उसे नहीं बेचा जाएगा। जैसे ऑक्शन आप देखते हैं, आपने देखी होगी आईपीएल की, तो आईपीएल में जैसे मान लो कोई प्लेयर है, तो उस प्लेयर का एक रिजर्व प्राइस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कि अर्शदीप है। अब अर्शदीप का रिजर्व प्राइस रखा है, अर्शदीप का रिजर्व प्राइस रखा है 10 लाख रुपए। यानी कि बोली कहां से शुरू की जाएगी? अर्शदीप को 10 लाख से कम में नहीं बेचा जाएगा, ठीक है? तो बोली कहां से शुरू की जाएगी? 10 लाख। फिर अच्छा, बोली कैसे लगाता है? या तो बोलकर लगाते हैं, वो बोलता है 10,50,000, बोलता है 10,80,000, बोलता है 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 25 लाख। तो वो स्लैब तय कर देता है कि 1 लाख से कम का गैप नहीं होगा। तो इसका मतलब 10 लाख के बाद ऐसे नहीं कि 10,25,780, ऐसे नहीं होगा। 10 मतलब अगर उन्होंने 1-1 लाख की लिमिट बना दी, तो 10 लाख के बाद 11 लाख, 11 के बाद 12 लाख, 12 के बाद 13 लाख, 13 के बाद 14 लाख, 14 के बाद 15 लाख, ठीक है? तो 15 लाख एक, 15 लाख दो, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और वो बोलता है 15 लाख 3। तो जो ऑक्शनियर होता है ना, जो ऑक्शन कर रहा होता है, तो वो क्या करता है? फॉलिंग ऑफ हैमर, हथौड़ा मारता है 3 बार। 15 लाख एक, 15 लाख दो, भाई 15 लाख पे जा रही है, 15 लाख पे जा रही है, 15 लाख पे जा रहा है अर्शदीप, अर्शदीप जा रहा है 15 लाख पे, 15 लाख दो, 15 लाख दो, ये भाई बोलो, बोल 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 भाई, बोल भाई, बोल भाई, 15 लाख दो है नहीं कोई, चलो 15 लाख 3, और अर्शदीप बिक गया, सोल्ड। यानी कि फॉलिंग ऑफ हैमर होता है। अब जो बिड लगा रहे हैं, जो उधर पार्टीज बैठी है बिड लगा रहे हैं, तो जो बिड लगा रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं कि हमें दो, और यहां पे तीसरा हथौड़ा जैसे गिरता है 1 2 3, जैसे तीसरा काउंट होता है ना, तो यहां तीसरे काउंट पे इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाती है, फॉलिंग ऑफ हैमर। या फिर वो बोलते हैं गोइंग गोइंग गॉन, गया गया ये गया, या 1 2 3, ऐसे करके क्या करते हैं? वो नीलामी कर देते हैं जी। सर नीलामी लिविंग थिंग्स की भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि आईपीएल में तो सब प्लेयर्स होते हैं। यार मैं अभी क्या बता रहा हूँ तुझे, तू अमन, तू बड़ी प्यारी चीज है, पता है? तुझे भी नहीं पता है, लेकिन तू है बड़ी प्यारी चीज। मैं और क्या बता रहा हूँ, है ना भाई? बैक करके देख, ऑफलाइन थोड़ी पढ़ रहा है। अच्छा चलो, तो आपको समझ में आया? तो इस तरीके से नीलामी होती है, इस तरीके से होती है। अच्छा पता है कुछ लोग क्या करते हैं? गुट बना लेते हैं। गुट को क्या बोलते हैं? कार्टल। कुछ लोग क्या कर लेते हैं? कार्टल बना लेते हैं, कार्टल, कार्टल, CARTEL। कार्टल क्या होता है समझना, ठीक है? जैसे मान लो कि मुझे आपको, मुझे आपको, मुझे आपको, मुझे आपको नहीं, मुझे नीलामी में कुछ सामान, मान लो ये ताला मुझे नीलामी में बेचना है। नहीं ताला नहीं, ये बॉटल किसी महान आदमी की है। किसकी है? किसी महान फैकल्टी की है, ठीक है? अब ये बॉटल मुझे नीलामी में बेचनी है, तो हम मेरे स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं यार इसकी बॉटल तो मेरे को चाहिए। तो इसकी प्राइस स्टार्ट की हमने 200 रुपए से। कितने से की? 200 रुपए से। तो 200 रुपए रिजर्व प्राइस हो गई। अब किसी ने लगाया 210, 210, 10, 10, 220, 20, 20, 230, 30, 30, 40, 50, 60, मान लो ये 330 रुपए में फाइनल हो गई। तो 330 रुपए में अपन बंदे को दे देंगे। अच्छा बोली कौन लगा रहे हैं? 2 ही लोग लगा रहे हैं। बोली लगाने कितने लोग आए? 2 लोग आए, ठीक है? तो अब इन दोनों ने तय किया कि यार देख, बॉटल 330 रुपए तक जाएगी, बोली लगाएंगे। मैंने लगाया, आपने लगाया 210, दूसरे ने लगाया 220, तीसरे ने लगाया 230। तो आपस में चर्चा होगी कि एक काम कर भाई,
कितने तक तेरा विचार है, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कितने तक तेरा, उसने बोला यार मैं 350 तक जाऊंगा, तो वो बोलता है कि 350 तक जाएगा, अच्छा एक काम कर 30 रुपए मुझे दे दे, मैं चुप बैठ जाता हूं और 220 में तू ले ले। मतलब मैं तुझे 350 तक खींच के ले जाऊंगा ऊपर तक, तो तेरे को बॉटल कितने की पड़ेगी, 350 की। लेकिन अगर मैं चुप रह गया, कहते हैं ना कि चुप रहने के पैसे ले लिए, तो कार्टेल का मतलब क्या होता है, गुटबाजी हो गई। ये गुटबाजी जब होती है तो वो प्राइस वहां रुक जाती है, प्राइस अब ऊपर नहीं जाती है। तो इस तरह की अगर गुटबाजी हो गई है, और अगर मान लो ऑक्शनियर, जो ऑक्शनियर क्या है, वो हथौड़े वाला बंदा होता है ना, उसको पता लग गया है कि यार यहाँ पे तो गुटबाजी हो गई है, तो 150 रुपया देगा। सर ताला क्यों रखे हो? अरे ये ताला क्लास का है ना, अभी क्लास सारी वो हो गई, मतलब सारी क्लासेस, तो अभी ये आज मतलब अपनी क्लास में लास्ट क्लास है, और फिर मुझे लॉक करके जाना है, तो मेरे हाथ में दे गया जो यहाँ का स्टाफ है, क्योंकि उसको जाना था कहीं। ठीक है, तो अब ये कार्टेल जो बना लिया है, कार्टेल से क्या है, प्राइस ऊपर 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 नहीं जा रही है। ठीक है, अगर ऑक्शनियर को पता चल जाता है कि गुटबाजी की वजह से प्राइस रुक गई है, तो वो चाहे तो आपकी बोली को एक्सेप्ट ना करे, चाहे आपकी बोली हाईएस्ट है, इतना तो पता है आपको, जिसकी हाईएस्ट बोली होती है, हाईएस्ट बिड होती है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट कैसे करते हैं, 3 बार हथौड़ा मारते हैं, या फिर 3 तक काउंट करते हैं, या गोइंग गोन करते हैं, कैसे भी करते हैं, कोई तो तरीका होता है। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, नीलामी। नीलामी। अच्छा, क्या सेलर भी बिड लगा सकता है? ये बॉटल रखी थी 330 में, क्या मैं भी बिड लगा सकता हूं? तो जवाब है यस, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ऑक्शनियर को कि मैं भी बिड लगाऊंगा, और मैंने भी बिड लगाई तो फिर मैं लगा सकता हूं, चाहूं तो मैं अपनी बॉटल खुद खरीद सकता हूं वापस। ठीक है, अच्छा, रिजर्व प्राइस हो गया। प्रिटेंडेड बीडिंग, प्रिटेंडेड बीडिंग, प्रिटेंडेड क्या है कि भाई बस कुछ केसेस में, चलो छोड़ो यार, ठीक है, कार्टेल हो गया, हो गया। तो ये, तो नीलामी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सर जी डर नहीं लग रहा क्या आपको अकेले क्लासरूम में? अरे जहां साहब, जिसका जिसके साथ आप हैं उसे डर किस बात का? आप मुझे ये बात का जवाब दो, आप हैं ना जहां साहब मेरे साथ, सचिन मेरे साथ है, तो फिर मुझे किस बात का घबराहट है भाई? गुड इवनिंग बोल देती हूँ, क्या बोल देती हूँ? इट्स आरू, इट्स आरू, हाय सर, हेलो आरू, गुड इवनिंग बोल देती हूँ। अच्छा, गुड इवनिंग, हाय सर, वो लेट से ज्वाइन किए हैं। ओके, चलो, तो ऑक्शन इज ओवर, ऑक्शन ओके है तो अंगूठा दे दो जी, आप गो थ्रू कर लेना, बहुत छोटा सा पोर्शन है। अब छोटे छोटे टुकड़े ही बचे हैं, ज्यादा कुछ ऐसा हैवी वो नहीं है, लाइक। गुड इवनिंग, अरे हो गया आरू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आरू। अब छोटे छोटे से टुकड़े हैं वो देख लेते हैं। डन, अरे वेरी गुड, डन 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 डन। ये क्या आ गया नीचे, इसको मैं साफ कर देता हूं पहले। यस, चलो भाई, रास्ते में क्यों आ रहे हो तुम, जीडीपी। ओके, हाँ, अब अपन एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। बहुत छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है यार, ध्यान रखना, इस पर केस बनता है कई बार। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस लिख लो साथ साथ, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसमें अपन को क्या चीज समझना है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी, ध्यान से सुनना, लिख लो साथ साथ, ध्यान से सुनना। ये होता क्या है, सेलर, सेलर क्या करता है इसमें, सेलर डिलीवर्स, सेलर क्या करता है, डिलीवर करता है गुड्स टू बायर। बड़ी अच्छी बात है, बायर को दे दिया, फिर क्यों,
on the terms that buyer can keep the goods if he likes it, or return back to the seller. ये हमको पहले से पता है, यही होता है जी. सेल ऑन अप्रूवल क्या होता है? सेलर ने माल दिया बायर को कि बायर लेके गया. अब बायर का क्या करना है? बायर को क्या करना है यार? अगर उसको पसंद आ जाता है तो रख लेगा, नहीं तो वापस कर देगा. इसको क्या बोलता है? अप्रूवल बेसिस. ठीक है. अगर वो रख लेता है तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, वापस कर देता है तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. इतनी सी तो बात है. यस. अब ओनरशिप जो होगी ना, वो कैसे ट्रांसफर होगी? ध्यान से सुनना. एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, उससे माल रख लिया है, वो कह देता है, या फिर कहां गया ये रहा. एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स implied तीसरा, fail to return the goods, इसमें दो बातें होंगी. within specified time या within reasonable time. ऐसा मान के चल रहा हूं, आप साथ में लिख रहे हैं. रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल भी बता दीजिए. सब बताऊंगा. माल को बेचने के राइट को रिजर्व करके रखना, रिजर्वेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ राइट होता है. ठीक है. चलो. एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स इम्प्लाइड. अरे इतना लिख रहे हो ना साथ साथ भाई. आई एम आपके साथ हूँ, ऑलवेज. इफ बायर, ये किसका लिख रहे हैं अपन? इम्प्लाइड का. इफ बायर डज एनीथिंग inconsistent, with the ownership of seller, then the buyer by his behavior deemed to have accepted the goods. और immediately क्या होगा? and immediately the property will pass to the buyer. चलो इतना लिख लो, फिर अपन बात करते हैं इसके ऊपर. और दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. 4 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं.
ठीक है, और बनता यही है। अस्सलाम वालेकुम अज्जू पठान, अरे बाप रे अज्जू इतना लेट आए हो आप लिख लेंगे तो ओके या थम्स अप कीजिएगा ना। ओके चलो, एक ने लिखा मतलब मैं मान के चल रहा हूं सबने लिखा है ना। हम बात कर रहे हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, बिल्कुल ध्यान से चलो आप अंगूठे, बस 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 एक का ओके आ जाए फिर रुक जाया करो, मैं मान लेता हूं कि सबका आ गया। ठीक है चलो, अपन बात कर रहे हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस। सेलर जब बायर को माल डिलीवर करता है इस शर्त पर कि माल आपको पसंद आ जाए तो आप रख लेना, अगर पसंद नहीं आता है तो बेशक आप वापस कर देना। ठीक है, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी ये क्वेश्चन है। तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब माल उसने रख लिया, उसको पसंद आ गया, और अगर उसने वापस कर दिया है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो बात आती है कि यार उसने अगर स्पष्ट कह दिया है, यानी कि एक्सप्रेस उसने कह दिया कि हाँ जी हमें माल पसंद आ गया हम रख रहे हैं, अगर उन्होंने कह दिया हम माल रख रहे हैं तो ठीक है यार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे लग रहा है कि वो माल को स्वीकार करना चाहते हैं। जैसे देखो, जैसे एक आंटी भाभी होती है, भाभी लोग क्या करती है, डायरेक्ट माल खरीदती नहीं है, ये क्या करती है दुकान पे जाती है, आसपास की आस पड़ोस की दुकान को ना बहुत बुद्धू बनाती है। तो भाभी जाती है वहां पे और बोलती है कि भैया वो हमारे घर में ना शादी आने वाली है तो इनके लिए मुझे शर्ट चाहिए। तो दुकानदार ने बोला भाभी आजकल तो सारी शर्ट इन कर लेते हैं। नहीं नहीं वो वाला इन नहीं, इनके लिए मतलब, अब नाम नहीं लेते ना अभी, आप समझो ना, जो मेरे हस्बैंड है ना उसको मैं इन बोलती हूँ, अच्छा इनके लिए चाहिए, तो हाँ तो मुझे इनके लिए शर्ट्स चाहिए। तो उसने बोला ठीक है ये देखो ये देखो ये देखो पसंद। अरे भैया ऐसे तो समझ ही नहीं आ रही है, यहाँ पड़ोस में आप जानते हो ना हमें, कौन, मैं शर्मा जी की। अरे शर्मा जी की, हाँ तो भैया ये काम करो, ये एक दो तीन चार पांच, पांच शर्ट भाभी उठा के ले गई कि उनको पहना लूंगी फिटिंग, और फिर भैया आपको तो पता ही नहीं है ना इनकी पसंद नहीं होती तो फिर ये बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, तो और इनके पास टाइम भी नहीं है, ये रात को आते हैं सुबह चले जाते हैं, तो कब खरीदेंगे भैया। तो भैया एक काम करते हैं, ये पांच में लेके जाती हूँ ठीक, और रात को इनको पहना पहना के पूछ पूछ के पूछ लूंगी कि कौन सी आपको जम रही है, बाकी वापस कर दूंगी। अगर मान लो भाभी अगले दिन आती हैं, दो शर्ट्स छोड़कर तीन वापस कर जाती है, इसका मतलब जो शर्ट्स वापस नहीं करी हैं दो शर्ट, उसकी एक्सेप्टेंस ले ली है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है भाभी को। यस ठीक है, लेकिन मान लो भाभी वापस आती ही नहीं है, एक दिन हो गया, तीन दिन हो गया, पांच दिन हो गया, 10 दिन हो गया। अच्छा दुकानदार ने क्या बोला था, ठीक है भाभी कल या परसों तक वापस कर दोगे, हाँ परसों तक, यानी कि स्पेसिफाइड टाइम क्या दिया था, 2 दिन दिया था। और 2 दिन में अगर भाभी ने वापस नहीं किया तो जैसे ही थर्ड डे स्टार्ट होगा वो शर्ट भाभी की मान ली जाएगी, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। मान लो दुकानदार ने आपको टाइम दिया कि भाई 2 दिन के अंदर बता दो, 3 दिन के अंदर बता दो, अरे 3 दिन में तो भैया मैं जाके ही आ पाऊंगा, अच्छा 3 दिन में, 5 दिन, हाँ 5 दिन में मैं आपको बता दूंगा। तो अगर दुकानदार ने स्पेसिफाई टाइम दे दिया, सेलर ने स्पेसिफाई टाइम दे दिया, आपको 5 दिनों के अंदर जवाब दे दो, आपको हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, आपने जवाब ही नहीं दिया, तो जैसे ही 5 दिन खत्म हो जाएंगे ना, वो ओनरशिप आपकी, भाई अब आप माल नहीं भेज रहे हो वापस, तो हम ये मान के चलेंगे आपको जम गया होगा। मतलब नहीं जमा तो जवाब देना जरूरी है, जम गया तो नहीं जवाब दोगे तो भी चलेगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि डीम्ड टू एक्सेप्टेंस, यहां क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू एक्सेप्टेंस, यहां डीम्ड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। क्लियर है यार, ये बात समझ में आ रही है। अरे हाँ, अच्छा सोचो दुकानदार ने टाइम ही नहीं दिया, अब टाइम नहीं दिया इसका मतलब ये थोड़ी कि 1 साल बाद वापस करेंगे, रीजनेबल टाइम।
अगर मान लो दुकानदार ने टाइम नहीं दिया और भाभी ने बोला कि ठीक है मैं दिखा के लाती हूँ, ठीक है मैं दिखा के लाती हूँ, इसका मतलब क्या है? 2 घंटे में वापस आएगी, 3 घंटे में वापस आएगी, हद कल वापस आएगी, भाभी का 1 हफ्ते आता पता नहीं है। तो दुकानदार का भाई सीजन का टाइम है यार, शादियों का सीजन चल रहा है, 5 वैरायटी उठा के ले गए, और भाभी ना ले जाती तो अपन बेच देते। भाभी आई नहीं तो एक रीजनेबल टाइम यानी कि मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन के बाद उसको सेल बुक कर लिया जाएगा, यानी कि उसे क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। समझ में आता है क्या? हम बात कर रहे हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। पहला, या तो जो बायर है वो खुद आके सूचना दे दे कि यार भैया हम रखने को तैयार हैं, इसे क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया और माल भी नहीं लौटा रहा है, तो रीजनेबल टाइम में अगर उस स्पेसिफाइड टाइम में नहीं लौटाया तो मान लिया जाएगा कि इनकी एक्सेप्टेंस है। और अगर रीजनेबल टाइम में नहीं, और रीजनेबल टाइम 1 दिन भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकता है, तो उचित समय कितना होगा, रीजनेबल टाइम कितना होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, हम और आप नहीं करेंगे, अपन को सिर्फ रीजनेबल टाइम लिख देना है। इतना समझ में आ गया। अब बात आती है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स इम्प्लाइड। जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि आपके बाजू में एक दुकान है, आप कौन है? आपका नाम है अमन, ठीक है। आप हैं अमन और आपने क्या किया, आपके बाजू में दुकान है, उसको बोला यार भाई शर्ट चाहिए यार, मजा जाना चाहिए शादी अटेंड करने। उसे शर्ट्स दिखाई, आपको कुछ पसंद आई, अच्छा वो आपका दोस्त ही है, तो आपने बोला यार घर पे दिखा लूं मम्मी को, उसने बोला बिल्कुल दिखा लेना यार, दिखा ले, कोई चक्कर नहीं है। यार जूते भी चाहिए, डिपार्टमेंटल है उसका स्टोर, उसने बोला शूज भी देख ले। तो शूज, वो बोला कि यार शूज में एक ही जोड़ी लेके जा रहा हूँ, पापा से पूछ लूंगा, महंगे बहुत है, अगर पापा ने अलाउ किया तो ठीक, और नहीं किया तो मैं वापस दे दूंगा। उसने बोला ठीक है। अब शादी थी अगले अगले दिन रात को, अगले मतलब नेक्स्ट डे रात में शादी थी, पार्टी थी। अब आप मिस्टर अमन जो थे, ये वो जो शर्ट थी ना वो पहनकर पहुंच गए वहां। अभी दोस्त को बोला नहीं है कि मैं खरीदने को तैयार हूं, दोस्त को बोला नहीं है मैं खरीदने को तैयार हूं, शर्ट जूते वो सब पहनकर वहां चले गए। किस्मत से दोस्त भी वहां पहुंच गया, और वहां पे गाना चल रहा है, हुआ छोकरा जवारे, और वहां पे एक छोकरा लेट लेट के डांस कर रहा है, लेट के ऐसे वाले, वो जो वेव्स लिए थे ना उसने, अर्जुन कपूर ने, वो वाले वेव्स ले रहा है, कीचड़ हो रहा है पूरा, जूते उत्ते सन गए उसके अंदर, लेकिन छोकरा जवां हुआ रे। यहाँ पे अमन जी नाच रहे हैं एकदम दम लगा के। दोस्त ने देखा, वाह यार अमन क्या डांस कर रहा है, बस अरे यार क्या बात कर दी। यहां पर इसने, अमन ने उसे एक्सेप्टेंस नहीं किया, लेकिन अमन ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कैसा किया, उस जूते को पहना और पहन के चला गया। इसका मतलब क्या किया इसने? अपनी ओनरशिप मान ली है तभी पहन के गया है। यस, वो शर्ट पहन के गया, यानी कि ये शर्ट को वो अपना मान चुका है, इसलिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। यस। एक भाभी जाती है किसी दुकान पे और बोलती है कि भैया मुझे ज्वेलरी दिखाओ ना, आपके भाई साहब को दिखाऊंगी, उनको जम गई। तो वो भाई साहब 2-3 ज्वेलरी दिखाई, भाभी ज्वेलरी लेकर आई और किसी और के पास गिरवी रख के और कर्ज ले लिया। भाभी ने गिरवी रखा, इसका मतलब उन्होंने उस ज्वेलरी को अपना मान लिया, तभी तो गिरवी रख रहे हैं। वो किसी दूसरे का सामान थोड़ी गिरवी रखते हैं, तो अपना मान लिया तो क्या मान, सेलर क्या मान लेगा? इनकी डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लेगा। यानी कि अगर इंप्लाइड का मतलब क्या हो गया, यहां पर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मान लेगा। इंप्लाइड का मतलब क्या हो गया कि बायर कुछ ऐसा कर रहा है, देखो, द बायर डज एनीथिंग, कुछ ऐसा कर रहा है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर। सेलर की ओनरशिप है, तो आपके पास ये राइट नहीं है जब तक कि आप उसे जवाब दो कि आप, भाई मैं तेरी शर्ट पहन के जा रहा हूं, मैं जूते पहन के जा रहा हूं, यानी कि मुझे मंजूर है। और अगर आपने बिना कहे ये सब किया, क्योंकि आप मालिक तो हो नहीं, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। देन द बायर बाय हिज बिहेवियर डीम्ड। तो इसमें क्या क्या हो गया यार, आप क्या करते हो, या तो प्लेज पे रख देते हो, या फिर आप उसे यूज कर लेते हो, आपने उस माल को गिरवी रख दिया, या फिर उस माल को किसी तीसरे को गिफ्ट दे रहे हो।
और भाई पहले उसको कह तो दो कि तेरा माल मैंने रख लिया है, तब गिफ्ट दोगे ना। लेकिन आपने किसी को गिफ्ट दिया, यानी कि आपने उस माल का स्वामी खुद को मान लिया है, तो फिर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, इंप्लाइड अप्रूवल मान ली जाएगी कि भैया ये माल हम रख रहे हैं। या फिर आपने क्या किया, उस माल को बेच दिया है। भाई अपना हो तो बेचो, कि भाई मैं दिखा के लाता हूं घर पे और इधर लाके बेच दिया और पी गए पैसे से, तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। बात समझ में आती है क्या? अगर बात समझ में आती है तो ये खत्म हो चुका है। फटाफट से अंगूठा दो, ओके बोलो। क्लियर है क्या एकदम अच्छे से कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? अगर एक्सप्रेस किया है तो उसी समय हो जाएगी। अगर कोई सामने वाले ने टाइम दिया, उस टाइम में आपने रिटर्न नहीं किया तो भी हो जाएगी। उसने टाइम नहीं दिया लेकिन रीजनेबल टाइम तक आपने रिटर्न नहीं किया तो भी हो जाएगी। चौथी बात, आपने कुछ इनकंसिस्टेंट एक्ट कर दिया सेलर की ओनरशिप के अगेंस्ट में जाके, तो यार फिर आपका वो एक्ट क्या कहलाएगा? आपका एक्ट आपकी एक्सेप्टेंस दे के जाएगा, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, है ना। और क्या क्या कर सकते हो आप? आपने गिरवी रख दिया, आपने बेच दिया, आपने गिफ्ट दे दिया, आपने सेल कर दिया, ये कुछ होता है तो यस। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू राइट 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स हो गए। देखो एक पॉइंट यहां पे लिखा हमने, एक पॉइंट यहां पे लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, चौथा ये लिखा, और चौथे के 2 3 एग्जाम्पल डाल देना। बड़े आराम से आपको स्ट्रेंथ मिल गई आंसर लिखने की। 4 पॉइंट से, ठीक है। ये आपका सेल ऑन अप्रूवल बेसिस खत्म होता है, ठीक है। अब बात आती है कि अरे अब बात आती है कि क्या 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 ओ ओ ओ ओ यार अब इसमें ना पता है, कच्चर कच्चर। सर अगर ये अमन का सवाल आया जी, अमन का सवाल आया, बड़े ध्यान से सुनना है अभी। सर अगर सेलर ने बायर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर गुड्स दिए मगर विद इन टाइम बायर की वजह से गुड्स डैमेज हो गए थोड़े से, ठीक है, तो पूरे के पैसे दो आप, और उसने विद इन टाइम वही गुड्स सेलर को वापस कर दिया, तो यार किसी का माल खराब करके वापस कर रहे हो आप, अच्छी बात है क्या? जैसा दिया था वैसे ही वापस करो, पुराना माल बिकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप? ये तो वो बात हो गई कि यार वो दोस्त शादी में नहीं पहुंचा, आपने शर्ट और जूते इस्तेमाल किए, आपने उसको अच्छे से धो के वापस कर दिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपने पहने ना, आपको पैसा देना पड़ा, और सेलर ने नहीं देखा कि गुड्स डिफेक्टिव कर, जब सेलर ने देखा ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। तो दे दो वापस, फिर क्या है भाई? हल्ला मचाने वाला कौन है? सेलर है ना, सेलर ने देखा ही नहीं तो क्या सेलर क्या? अरे यार अमन कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? सेलर किस बात के लिए क्लेम करेगा जब सेलर ने देखा ही नहीं तो? कैसे क्वेश्चन है? क्योंकि तुम अमन हो इसलिए ये सूट करता है क्वेश्चन तुम पे। एक तरफ ये कह रहे हैं मुझे कि सेलर ने देखा नहीं कि डैमेज हुआ है, क्या अब सेलर कॉम्पनसेशन मांग, किस बात का कॉम्पनसेशन मांग रहा है उससे? कि तू नाचा नहीं अच्छे से, तेरे को जो स्टेप्स बताए थे वो तूने किए नहीं, किस बात का? चल भाग यहां से, बड़ा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अमन हैं और ये क्वेश्चन तो यार मैं कह रहा हूं ना, अमन का क्वेश्चन है, हल्का पतला थोड़ी होगा, भारी क्वेश्चन ही होता है इसके। Who can देखो एक छोटा सा पोर्शन और था। ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है? ध्यान से सुन लो। ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो 2 3 तरह का माल है, ये आपको पहले से पता है, जो मैं अभी बताने वाला हूं ना सब आपको पहले से पता है, इसलिए बता रहा हूं कि यार चलो खत्म करते हैं, बस वो सोच के अपन इसको कर रहे हैं, ठीक है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? तो पहली बात करें अपन, माल आप अगर आपका फ्यूचर गुड्स है तो क्या, ठीक है। माल आपका अनअसरटेन्ड गुड्स है तो क्या, माल आपका असरटेन्ड गुड्स है तो क्या,
माल आपका स्पेसिफिक गुड्स है तो क्या? ये सब क्या होते हैं? ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स होता है। भाई माल या तो फ्यूचर गुड्स होगा या एग्जिस्टिंग, या तो माल मौजूद है या फिर माल अभी तैयार नहीं है, बन के आना बाकी है। तो जो आना बाकी है भविष्य में, फ्यूचर में, वो फ्यूचर गुड्स, और जो मौजूद है वो एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग गुड्स तीन तरह का होता है। स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। इसमें ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है? सीधी सी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुन लो, सीधी सी बात कर लेते हैं जी, ध्यान से सुन लो। सर क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव कर दिए हैं और पैसे भी नहीं दिए हैं। अरे यार तू क्यों नहीं मान रहा है? आप क्या चाहते हो सेलर को? अगर मैं, देखो पता है क्या होगा, अगर मैं अमन को आंसर कर दूंगा ना कि सेलर को कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो पता है ये मुझे क्या बोलेगा? लेकिन सर सेलर ने तो देखा ही नहीं, ये बोलेगा, देखना। अमन सुनो, सेलर को कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसने गुड्स को डिफेक्टिव करके दिया है वापस। अब देखना इसका आंसर, देखना आएगा 100% लिखेगा, ये 100% लिखेगा कि वो सेलर ने तो देखा ही नहीं। अब जब देखा नहीं तो कॉम्पनसेशन किस बात का मांग रहा है? अरे अमन, चलो आगे बढ़े। क्या ये लिख लिया क्या आपने? आप ओके करो। मे बी अमन ट्राइंग टू से, अगर वापस करते टाइम नहीं नोटिस किया और बाद में नोटिस किया। जब भी नोटिस किया, देखो अब बाद में नोटिस किया तो अमन ने खराब किया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या नहीं लिख सकते? हाँ यही, ये देख, तमन्ना तेरा तेरा सहारा ले लिया इसने। इनफिनाइट लूप, ओके ओके, इनफाइनाइट लूप, ओके, डन 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 डन। चलो 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 भाई, देखो फ्यूचर गुड्स की बात करें सबसे पहले। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है? फ्यूचर गुड्स को सबसे पहला काम, हम क्या बात कर रहे हैं? ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तो फ्यूचर गुड्स, पहले फ्यूचर गुड्स को क्या करो? बनाओ। यानी कि फ्यूचर गुड्स को सबसे पहले क्या बनाओ? एग्जिस्टिंग गुड्स बनाओ, मैन्युफैक्चर करो। मैन्युफैक्चर होके आ गया, आ गया, सिर्फ उसी का माल, मान लो मिस्टर एक्स ने बोला कि भाई साहब ये बनाना है, ठीक है बना के देते हैं। क्या सिर्फ मान लो कि गणेश चतुर्थी आई, गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी की मूर्तियां बहुत सारी होती है, तो अपन लोग, कुछ लोग ऑर्डर देते हैं और कुछ लोग बाजार से खरीद लाते हैं। जो बाजार से खरीद लेते हैं दैट दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। कुछ लोग ऑर्डर देते हैं कि हमारी कॉलोनी में बड़ा है, बड़े गणपति बैठाएंगे, तो उसके हिसाब से फिर मैन्युफैक्चर करानी पड़ती है। तो ट्रक में भर के मूर्ति आई, तो उसमें तो 6 मूर्तियां थी, तो एक मतलब सिर्फ उसकी आई कि सबकी आई? सबकी आई, बहुत बढ़िया। अब सबकी आई है तो उसे अलग कर लो, असरटेन कर लो। असरटेन मतलब उसकी मूर्ति को पहचान के अलग कर दो। अनअसरटेन्ड गुड्स का मतलब होता है ऐसा माल, सर मेरा क्वेश्चन वैलिड था पर हम ऑनलाइन में वर्ड्स लिमिट होने की वजह से पूरा नहीं लिख पाते। अच्छा ओके, नहीं आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी वैलिड नहीं था, आप इमोशंस के घेरे में मत आओ। आपका क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन बिल्कुल भी वैलिड नहीं था। क्वेश्चन में क्लियर कट होता है कि यार आपने जब वापस किया तो क्या माल डिफेक्टिव था? अगर जवाब है यस, उसने देखा नहीं देखा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसने अभी देखा बाद में देखा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब आपने वापस किया क्या तब डिफेक्टिव था? तो जवाब है हाँ डिफेक्टिव था, बात खत्म हो जाती है, आप जिम्मेदार हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर असर्टेन, मैन्युफैक्चर असर्टेन, देखो मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, मैंने एग्जांपल लिया था कि भाई आपने क्या किया, एक शादी अटेंड किया, शादी अटेंड किया और आपके दोस्त ने देखा नहीं, तो आपने जूते उते सब धो धा के वापस कर दिए। मैंने क्या बोला, यार ऐसे थोड़ी चलेगा, आप माल खराब करके उसको वापस दे रहे हो। अब उसने देखा नहीं देखा, मान लो उसका नौकर था, उसके नौकर को आप पकड़ा के चले गए, वो 7 दिन बाद आके देखता है अरे ये क्या है, यानी जब वापस किया तब नहीं देखा, बाद में आके देखा, जब भी देखा नुकसान तो नुकसान है भाई, भरना पड़ेगा। अमन समझ आ रही है बात आपको? अमन समझ आ रहा है बेटा? चलो, तो अब
अब हाँ, हम बात कर रहे हैं, पहले ये समझ लो एग्जिस्टिंग गुड्स ये तीन तरह के होते हैं, वैसे आपको पता है पहले से। एक होता है एक होता है स्पेसिफिक गुड्स पहला, दूसरा होता है अनअसर्टेन गुड्स, और तीसरा होता है असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स जो दुकान में पड़ा है, शोरूम में पड़ा है, सामने पड़ा है, भाई साहब वो मोबाइल दिखाना, भाई साहब वो लैपटॉप देना। अनअसर्टेन गुड्स का मतलब क्या है कि गोदाम में पड़ा है और अभी उसे अलग नहीं किया गया है, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। यस yes. और अगर डिलीवरेबल स्टेट में है, मान लो आप बहुत सारा गोदाम में बहुत सारा गेहूं पड़ा है, लेकिन उस गेहूं में से आपने अपना गेहूं निकाल के अलग कर दिया। आप उस गोदाम में गए माल देखने कि मुझे खरीदना है, आपने 2 बोरी निकाल के अलग कर दिया, यानी कि पूरा माल जो है वो क्या है, अनअसर्टेन, यानी कि निश्चित किया गया नहीं है। और असर्टेन मतलब निश्चित कर लिया गया है, यानी कि आपने सेलेक्ट कर लिया आपने अपने माल को, तो सेलेक्टेड गुड्स क्या हो जाता है, असर्टेन्ड। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर ये होता है सेलेक्टेड गुड्स असर्टेन्ड। अनसेलेक्टेड, इसको मैं लिख देता हूं सेलेक्टेड, और अनसेलेक्टेड क्या होता है, अनअसर्टेन। और स्पेसिफिक गुड्स तो क्या है, डायरेक्ट सामने पड़ा है, उठाओ लेके जाओ, उसकी पहचान क्लियर होती है। ठीक है, अमन बाबू क्लियर है आपको? चलो, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या है, फ्यूचर गुड्स से तो पहले उससे क्या करो, एग्जिस्टिंग बना लो, यानी कि उसे मैन्युफैक्चर कर लो, कर लिया, आपने असर्टेन कर लिया, कर लिया, आप उसको डिलीवरेबल स्टेट, ये मेरे को बोलना नहीं आ रहा है शब्द, डिलीवरेबल, डिलीवरेबल, डिलीवरेबल स्टेट में आप ले आए, यानी कि आपने क्या किया, उसकी पैकिंग वगैरह सब कर दी पैकिंग। चलो, फिर क्या करो, बायर को नोटिस दे दो कि भैया आके ले जा माल अपना, नोटिस टू बायर, बायर को नोटिस दे दिया। ये चारों अगर आप, ये चारों आपने काम कर दिए, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब बायर आकर लेकर नहीं जाता है और माल को नुकसान हो जाता है सेलर के पास ही, तो भी बायर जिम्मेदार। क्यों? अब यार तुमको बोल दिया मैंने माल लेकर जाओ, उसने बोला हाँ आता हूं, शाम तक आता हूं, आप शाम तक नहीं आए, अब अगले दिन आए, लेकिन रात को बाढ़ आई। सर जी चैट में हम अनलिमिटेड लिख सकते हैं, अमन जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे को नहीं पता था, साले अमन जी बदमाश हैं, चैट में हम जितना मर्जी लिख सकते हो क्या? ओके नहीं, वो लिखना एक्चुअली वो सही, उसकी जो दिमाग में है ना, तमन्ना ने सही पकड़ा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, तो लेकिन वो ना उस समय लिख नहीं पाया, उसको ठीक से फ्रेम नहीं कर पाया, तो वो चीज है। अमन जी झूठ झूठ नहीं बोल रहे, तो ठीक है, मेरे को नहीं पता, आप देखो। अरे ये क्लियर है क्या आपको, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? आप क्या करो, अगर फ्यूचर गुड्स है तो आप क्या करो, पहले उसे बना लो, बन गया, अब उसे पहचान लो, अलग सेलेक्ट कर लो, अलग से सेलेक्ट कर दिया, पैकिंग वगैरह कर दिया आपने। पैकिंग वगैरह का मतलब डिलीवर, उसे डिलीवरी, मतलब ऐसा थोड़ी है माल है तो हम डिलीवर कर देंगे, नहीं, माल है उसे प्रॉपर पैकिंग कर दो। क्या अब वो डिलीवरेबल स्टेट, वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गया? हाँ हाँ आ गया, बस उठा के लेके जाना है। एक काम करो, फोन कर दो, भाई साहब आपका माल रेडी है, हाँ लेके जाओ, आधे घंटे में, हाँ आधे घंटे, 1 घंटे में लेके जाओ, ठीक है। 1 घंटे में, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हो गए, अगले दिन बाढ़ आई, बाढ़ आई तो पूरा वो सब धुल गया, वो सारी मूर्तियां बह गई। अब वो कहता है भाई साहब मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरी तो मूर्ति धुल गई। ए मूर्ति उर्ति नहीं, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया था रे बाबा, तू नहीं आया लेने, तेरे को लेके जाना था, बाढ़ आई हमारे इधर, तेरे इधर नहीं आई ना, आता माल लेके जाता, उसके बाद बाढ़ में जिसका नुकसान होता होता। अच्छा, अगर मान लो गुड्स अनअसर्टेन्ड है तो पहले क्या करो, उसे असर्टेन करो, उसे डिलीवरेबल स्टेट पर लाओ, बायर को नोटिस दो, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अगर माल असर्टेन्ड गुड्स है तो, असर्टेन गुड्स तो है वो, तो अब क्या करो, उसे डिलीवरेबल स्टेट पर लाओ, नोटिस दो बायर को, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। और स्पेसिफिक गुड्स तो होता ही दुकान में है डिलीवरेबल स्टेट में, यानी कि इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है। क्या हो जाती है इमीडिएट ट्रांसफर? ओनरशिप।
इतना समझ में आता है तो दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्शन। क्योंकि जब आप बुक में पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल बुरा लग रहा है, मजा ही नहीं आ रहा यार। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि माल फ्यूचर। अब आप एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करो। एग्जिस्टिंग तीन तरह का। पहला स्पेसिफिक, दुकान में पड़ा है, शोरूम में पड़ा है, आपने माल बेचा, तुरंत हाथ से उठा के उसको दे दिया, डिलीवरेबल स्टेट में उधर ही पड़ा है और बायर भी सामने है, तो दे दिया, खत्म। मान लो बायर ने फोन किया तो उसको फोन पे बोल दिया भाई माल आप यहां पर दुकान पे पड़ा है, आप लेके जाओ, यानी कि उसे नोटिस दे दिया तुरंत। या तो बंदा लेके जाएगा या नहीं, तो तुरंत 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 इमीडिएट ट्रांसफर होता है। स्पेसिफिक है, असर्टेन गुड्स यानी कि सेलेक्ट किया हुआ है अलग से, तो उसकी पैकिंग करा दो, यानी कि डिलीवरेबल स्टेट, उसे डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचा दो, पैकिंग करा दी, अच्छा उसको बोल दो भाई साहब पैक हो गया, ले जाओ, ऑनरशिप ट्रांसफर। अनअसर्टेन्ड है, अनसेलेक्टेड है, तो पहले सेलेक्ट कर लो, असर्टेन्ड हो गया, अब डिलीवरेबल स्टेट में ले आओ, पैकिंग कर लो, भाई साहब माल तैयार है, नोटिस दे दो, पहुंच गया, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर। ठीक है। इसके बाद आता है और क्या आपका फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स है तो फ्यूचर को पहले तैयार कर लो, तैयार हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, यानी कि उसको क्या बना लो आप, एग्जिस्टिंग गुड्स बना लो। अच्छा, अब बना लिया है, अब उसे असरटेन कर लो, सेलेक्ट कर लो, सर सेलेक्ट कर लिया, पैकिंग कर लो, डिलीवरेबल स्टेट में ले आओ, लेकर आए, बायर को बता दो, बायर रेडी है, अच्छा ठीक है लेके जाएगा, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। ऑनरशिप के साथ साथ रिस्क ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर है क्या? ऑनरशिप के साथ साथ क्या ट्रांसफर हो जाती है? रिस्क ट्रांसफर हो जाती है। इधर गया ऑनरशिप, और ऑनरशिप के साथ क्या ट्रांसफर हो जाता है? रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। यस। अरे हो गया ना सचिन जी, अब पढ़ाई करो। अब पढ़ लो, सही है। चलिए जाने दीजिए, जाने दीजिए। बाकी लोग फटाफट मुझे बताओ ओके है क्या? अगर ओके है आप ये चार्ट बना लो। ये चार्ट से क्या है कि वन व्यू में आपको क्लियर हो जाएगा। वन शॉट व्यू है ये, वन शॉट व्यू। कितने शॉट व्यू? वन शॉट, एक शॉट में मजा आ जाएगा आपको कि क्लियर हो गया जी। ठीक है जी, यस। चलो चलो जी, चलो जी, चलो जी। तो ये होता है हमारा यहाँ पर ये ओनरशिप वाला पोर्शन खत्म। अब देखता हूं मैं और क्या ले लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मान लो कि ओनरशिप के साथ साथ रिस्क ट्रांसफर हो जाता है ना। अब रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा तो ये ट्रांसफर ऑफ रिस्क वाला पोर्शन छोटा सा है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। और थोड़ा वैसे चलो एक छोटा सा पोर्शन है, मैं कल के लिए, सुबह के लिए छोड़ दूंगा। अभी बाकी चीजें आप सुनो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एक वो है, क्या है कि आप क्या हैं, ऑयल मर्चेंट है। आप क्या है, ऑयल मर्चेंट है। आपके पास क्या है कि बड़े बड़े ड्रम में ऑयल आता है, और आप क्या करते हो, छोटे छोटे कनस्तर होते हैं ना, 15-15 लीटर वाले, इससे इसमें ट्रांसफर करते हो, छोटे छोटे में। आप क्योंकि बड़ा बड़ा ड्रम आता है तो आपको सस्ता गिरता है, सब सस्ता पड़ता है आपको, तो आप छोटे छोटे में 15-15 लीटर में ट्रांसफर करते हो और ये कस्टमर को बेचते हो। आप कौन हो? सेलर। ठीक है। अब एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स कौन है? सेलर है। मिस्टर वाई कौन है? माय नहीं, मिस्टर वाई कौन है? बायर है। मिस्टर एक्स कौन है? सेलर है। मिस्टर वाई कौन है? बायर है। सर क्वेश्चन भी तो कराओ ना, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। अरे तो क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं मेरे बाप, क्वेश्चन ही तो ले रहा हूं अभी। अभी जैसे मैंने ऑनरशिप ट्रांसफर किया इधर, नहीं सॉरी, ये क्या है, मैंने हाँ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, तो ऑनरशिप के साथ रिस्क जाता है, तो रिस्क के ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ पर आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक। अब ये पूछ लेता हूँ आपसे।
मैं केसेस डिस्कस कर रहा हूं लेकिन खुद ही आंसर कर रहा हूं ना। मिस्टर वाई ने कहा कि मुझे 200 टिन रेडी करके दो। मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बड़े बड़े ड्रम से वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे टिन भर रहा है। 40 टिन भर चुका है। कितने टिन भर चुका है? 40। और उसने फोन किया बायर को कि भाई साहब 40 भर गए हैं, आप गाड़ी भेज दो, ये तो मंगवा लो। और जैसे जैसे भरते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। बायर ने बोला ओके। बायर नहीं आया, बायर 2 दिन नहीं आया, बायर 2 दिन नहीं आया। 40 टिन ये भर चुका था पहले दिन, डे 1। डे 2 ये 100 टिन भर चुका था। डे 3 बाढ़ आ गई। बाढ़ मतलब क्या होता है? पानी, बारिश, नेचुरल कैलेमिटी हो गया, भूकंप आ गया। नेचुरल कैलेमिटी हुआ, भूकंप आ गया, धरती फटी, ड्रम नीचे गए, धरती वापस सिल गई, यानी कि नुकसान हो गया। जितना तेल था सारा नुकसान हो गया। वो कितने टिन भर चुका था इसके लिए? 100 टिन्स। तो अब सवाल यह है कि किसका कितना लॉस, बायर का कितना माना जाएगा? 200 टिन्स में से बायर का लॉस कितना और सेलर का लॉस कितना? क्वेश्चन है आपसे, एग्जाम में आएगा ये ऐसा क्वेश्चन। मैं फिर से बता देता हूं कि जब उसने 40 टिन भर दिए तो उसने नोटिस दिया कि भैया एक काम करो, भैया एक काम करो कि आप जो है 40 टिन्स हैं आप ले लो, और जैसे जैसे होता जाएगा आप मैं आपको बताता जाऊंगा, लेते जाना। उससे बोला ठीक है भैया मैं आता हूं, लेकिन वो आया नहीं 2 दिन 3 दिन। अच्छा, नेक्स्ट डे उसने 100 टिन तैयार कर दी है, और उसके नेक्स्ट डे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, कुछ भी हो गया। तो अब कुछ भी हो गया तो नुकसान हो गया, सारा का सारा तेल बह गया, टूट गया, फूट गया, डब्बे सारे खत्म हो गए। तो अब सवाल यह है कि 200 टिन पूरा नुकसान हो गया, तो 200 टिन में बायर का कितना नुकसान माना जाएगा और सेलर का कितना? साक्षी कहती हैं और तमन्ना जी कहती हैं और प्रशांत पुरी जी कहते हैं 40 टिन बायर का लॉस माना जाएगा, 40 बायर का माना जाएगा। आंसर क्यों? सृष्टि जी 140 टिन का लॉस बायर का उतरेगा। अरे यार तुम क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुनते हो यार। 100 टिन इन टोटल है, 100 अलग से नहीं है। पहले 40 किए मतलब उसके बाद 60 और तैयार किए, ऐसे 100। अमन, अमन समझ में आ रही बात? ऐसे 100। साक्षी 160 सेलर, बायर का 40 होगा। मुझे रीजन चाहिए, बायर इज लायबल फॉर 40 टिन, मुझे रीजन चाहिए रे बाबा। अमन आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन में 40 टिन के बाद 100 टिन है ना, तो अच्छा तो ये 100 में 40 शामिल है, यानी कि प्लस 60 है वो। 100 टिन बायर का, शिफा कहते हैं 100 टिन बायर का होगा, लेकिन आप लोग बाकी लोग बोल रहे हैं कि सेलर का होगा। बाकी आप बताओ फटाफट फटाफट आंसर करो जी, मैं इंतजार कर रहा हूं। देन बायर का 40 हुआ। ये 140 से 40 पे कैसे आ गया? चलो ठीक है। अरे कोई रीजन बताओ, मुझे रीजन चाहिए क्यों बायर का 40 का होगा। चलो मैं बता देता हूं, आप नहीं बता रहे हो। क्योंकि सर उसने वेरी गुड यार, नोटिस दे दिया है। देखो ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? जब आपने डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचा दिया। डिलीवरेबल स्टेट में तो 100 टिन पहुंच गए हैं, लेकिन डिलीवरेबल स्टेट के बाद आपको सूचना देना जरूरी है। आपने नोटिस कब दिया? जब 40 रेडी हो गए। बायर को पता भी तो चलना चाहिए कि डिलीवरेबल स्टेट में है, रेडी है, चलो मैं लेके आता हूं।
तो यहां पर 40 टिन की सूचना दे दी थी, 100 टिन की सूचना नहीं दी है, तो 40 टिन के लिए बायर का लॉस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, लेकिन सेलर बाकी के लिए सेलर का ही लॉस माना जाएगा। इतना समझ में आता है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्या बता रहा हूं भाई। उसे माल तैयार हो गया, अच्छा उसे पैकिंग करो और बंदे को फोन कर दो, बंदे को फोन कर दो। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लॉ while we are discussing the things. Because notice, very good Pragya, Alicia 40 tin buyer का because notice दिया, very good साक्षी, क्योंकि next 60 का से अरे बहुत अच्छा इन्फॉर्म नहीं किया है। नेक्स्ट इज सृष्टि जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तमन्ना जी बहुत बढ़िया। प्रशांत पुरी, क्योंकि सेलर ने 40 के लिए ही नोटिस दिया है, तो इंपॉर्टेंट जवाब यहां से निकल के आ रहा है जो जवाब दे रहे हैं नोटिस के लिए, अगर इतना समझ में आ रहा है भाई। इन लोग ने यस 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 यस, तमन्ना जी सृष्टि, ये लोग अब बच्चे लोग ने क्या आंसर क्या दे रहे हैं कि साहब 40 टिन्स के लिए नोटिस दिया गया है, नेक्स्ट 60 टिन्स के लिए नोटिस नहीं दिया गया। तो नोटिस जो दिया गया, नोटिस के हिसाब से डिस्कशन होगा यहां। क्यों? क्योंकि जैसा कि सर आपने बताया कि ओनरशिप ट्रांसफर के साथ रिस्क ट्रांसफर होगी, बिल्कुल मैंने बताया। तो सर ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है? जब माल को डिलीवरेबल स्टेट, सर माल पहले अनअसर्टेन था, अनअसर्टेन मतलब ड्रम में था, उसे टिन्स के अंदर डाला, यानी कि असर्टेन कर लिया सर, उसको सेलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है सर, सेलेक्ट कर लिया, डिलीवरेबल स्टेट है, उनको पैकिंग वगैरह सब रेडी है, बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद उसने फोन भी कर दिया, नोटिस भी दे दिया, हाँ जी सर ये भी बड़ी अच्छी बात है सर। अब लेके जाना चाहिए ना, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। तो 40 टिन, लेकिन सर 100 टिन उसने तैयार तो कर लिया था, लेकिन उसको इसके लिए बाकी के 60 टिन के लिए इन्फॉर्म नहीं किया था सर। इन्फॉर्म नहीं किया तो यार इन्फॉर्म करना जरूरी था, उसके बिना ओनरशिप या रिस्क ट्रांसफर नहीं होती है, इतना समझ में आता है अगर। तो दिस पोर्शन इज ओवर। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गया जी। अमन जी, आपकी वो जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। वैसे क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट केस बना के मैं आपको आंसर करने वाला था, बट आपकी अमन जी ने कहा कि साहब हमसे पूछो, तो आपसे पूछा तो पूछ लिया जी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज के लिए हम इसको यहां रोक रहे हैं। कल कल का जो सेशन होगा, कल हम सेल्स को खत्म कर देंगे, कल हम इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे, और कल होपफुली पार्टनरशिप को छू देंगे अगर स्टार्ट करना हुआ तो। ठीक है, और नहीं तो कल सेल्स को अच्छे से खत्म कर देंगे, जो भी बचा है वो। और कुछ किसी की कोई डिमांड हो गई, या डिमांड छोड़ो, कुछ ऐसा होगा जो मुझे लगेगा कि इस अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट है तो दोबारा से बताना है तो बता दूंगा, और अदरवाइज खत्म करके इकोनॉमिक्स को ज्यादा टाइम दे देंगे, कल कम टाइम दे देंगे इसको। जी सर, क्लियर आंसर भी सही सही है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। आपकी शाम खूबसूरत हो, आपकी शाम खूबसूरत हो, आपकी रात सुहानी हो, आपको नींद बहुत अच्छी आए। जिसको नींद अच्छी ना आए वो रात को पढ़ाई करे, क्योंकि रात को मजा आना जरूरी है। ठीक है, और मजा कब आता है? जब आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। इको की क्लास नहीं होगी अभी। हाँ, आज इको की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि आज मेरा पहले से कुछ और था। सुबह मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, और अकॉर्डिंगली फिर अपन उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ओके जी, बाय बाय, टाटा। जाऊं जी, जाऊं, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।